हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जेई अड्डा। आज हम लोग इस सेशन में बाइनोमियल थ्योरम का जो एक बहुत अच्छा टॉपिक है मल्टीनोमियल थ्योरम, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इस सेशन में मैं कॉन्सेप्ट एज वेल एज कुछ अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन भी कराऊंगा, है ना। और मल्टीनोमियल थ्योरम का कैसे एप्लीकेशन होता है इसके बारे में डिटेल से बातें करेंगे। तो आप थ्रू आउट वीडियो पूरा देखो, है ना। एंड अगर ज़रूरत पड़े तो आप नोट्स भी बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मल्टीनोमियल थ्योरम होता क्या है ना। तो अपन बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से पढ़े हुए हैं। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता था, तो सिर्फ दो टर्म होते थे। जो आप बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपांड करते थे तो उसमें सिर्फ दो टर्म की बात करते थे। जैसे आप लिखते थे x प्लस वाई टू द पावर n, देयर मस्ट बी n नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका एक्सपांसन आपने किया था और ये एक्सपांसन ऐसा होता था NC0 x टू द पावर n y टू द पावर 0। ठीक है, NC1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1। ठीक है, और ये सिलसिला आगे ऐसे ही चलते रहता था, n माइनस 2 y का पावर 2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आता था NCn x टू द पावर 0 एंड y टू द पावर। ये था अपना बाइनोमियल थ्योरम। डैट मीन्स ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ टू नंबर्स, डैट मीन्स यहाँ आप देख रहे हो x और y प्लस में एप्लीकेबल है या x माइनस वाई के लिए एप्लीकेबल था। और इसमें आपने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करा था, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता था, n+1 होता था, है ना। n की वैल्यू जितना डालोगे तो n+1 नंबर ऑफ टर्म्स होता था। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई के होल स्क्वायर में 3 टर्म्स होते हैं, x प्लस वाई के क्यू में 4 टर्म्स होते थे। लेकिन आपसे अगर कोई पूछ दे कि आप बताओ x प्लस वाई प्लस जेड के पावर 5 का एक्सपांसन करो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बोलता तो तुरंत फटाफट कर देते, बट 5 बोल दिया तो आप अब क्या बोलोगे, सर एक काम तो ऐसा कर सकते हैं कि आप इन दोनों को एक काम मान लो, इसको एक मान लो, फिर ओपन कर दो बाइनोमियल से। बिल्कुल आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस चीज़ें क्या होगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं, बट इसके लिए एक मल्टीनोमियल थ्योरम बस बाइनोमियल जैसा एप्लीकेशन है, वो बातें करेंगे इसमें। डैट मीन्स ये अपन सोच लें कि मल्टीनोमियल में मोर देन 2 टर्म्स की बात करेंगे, है ना। अगर मल्टीनोमियल थ्योरम की बात करें, मल्टीनोमियल का मतलब होता है मोर देन 2 टर्म्स। जो अपन बात करेंगे, एक्सपांसन करेंगे, मोर देन 2 टर्म्स की बात करेंगे। छोटी छोटी बात है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है ना। मोर देन 2 टर्म्स की बात इसमें करेंगे। अब आप देखो, जैसे मान लो मोर देन 2 टर्म्स यानी x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, है ना, या फिर 2x प्लस मान लो 3y माइनस 5z का पावर 15 हो गया। जैसे मान लो इसमें अगर आप बात करते थे, इसमें कोई बोलता था बताओ x टू द पावर 4 y टू द पावर 3 का कोफिशिएंट था, आप तुरंत कंपेयर करके बता देते थे। सेम काम मल्टीनोमियल में भी हो सकता है कि आपको पूछा जाएगा कि कोई कोफिशिएंट बताओ क्या होगा, है ना। तो देखो, मल्टीनोमियल थ्योरम ऐसा नहीं है कि कोई अलग से एक थ्योरम है, ये कंप्लीटली बाइनोमियल से डिराइव हुआ है। और मैं जो डेरिवेशन यहाँ बता रहा हूँ आप आराम से देखोगे, इजिली समझ जाओगे। देखो, जब अपन बाइनोमियल थ्योरम का लिखा था, तो बाइनोमियल थ्योरम का अगर आपको याद होगा, तो बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपांसन लिखा गया था, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए बात करेंगे, तो वहाँ पे लिखाया था समेशन। ठीक है, समेशन r इक्वल्स टू 0 से n, और यहाँ लिखा था NCR x टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जस्ट यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ देखो, अभी जो लिखाया था वही चीज़ है। देखो, फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, और nth टर्म ये, ऐसा n+1 टर्म। ठीक है, तो देखो आप वही चीज़ है, r की वैल्यू 0 डालो फर्स्ट टर्म मिल गया आपको, r की वैल्यू 1 डालो सेकेंड टर्म मिल गया। तो ये आपने पढ़ रखा है, और मैं इसी का यूज़ करके आपको यहाँ मल्टीनोमियल समझाऊंगा और बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। अब आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो आप थोड़ी सी इसमें ऑपरेशन करो। r इक्वल टू 0 टू n लिया, NCR को क्या लिख सकते हैं, NCR को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या है, x टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर r है, ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, इसमें थोड़ा अपन सोचते हैं, मैं थोड़ा ऐसा सोचा कि क्यों ना इसको ऐसा लिख दूँ। देखो क्या करेंगे, तो देखो मैंने बोला एक काम कर लो आप, n माइनस आर जो है इसका नाम दे दो r1, एंड जो r है इसका नाम दे दो r2। ठीक है, अब आप देखो, यहाँ से आप देख रहे हो कि r1 प्लस r2 अगर ऐड करोगे तो ये n के बराबर आ रहा है। तो ये कंडीशन अपने को याद होना चाहिए कि ये ऐसा होना चाहिए। अब देखो, आप ध्यान देना यहाँ, अब आप जब इस समेशन को लिखोगे तो ये समेशन क्या बन गया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो n माइनस r1 को r1 फैक्टोरियल लिख दो और r को r2 फैक्टोरियल लिख दो। आइए, x का पावर कितना हुआ भाई, r1, और y का पावर कितना हुआ भाई, r2। और याद रहे कि समेशन में r1 प्लस r2 कितना होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। डैट मीन्स आपको जो कोफिशिएंट चाहिए,
है ना, वो कॉफिशिएंट हमेशा जो जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है x प्लस वाई का पावर 8 में, ठीक है, आपको कॉफिशिएंट चाहिए किसका, कॉफिशिएंट चाहिए x का पावर 3 y का पावर 5, तो आप डायरेक्ट इसका यूज़ करके यहाँ लिख सकते हो टोटल n 8 फैक्टोरियल है, यहाँ लिखोगे आप 3 फैक्टोरियल r1 और 5 फैक्टोरियल। तो ये जो पावर है ना 3 और 5 इसका सम टोटल n के बराबर है, तभी मल्टीनोमियल लगाएंगे और यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो। तो ये जो यहाँ लिखा मैंने, ये जो यहाँ पे मैंने बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांसन किया, ये हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। ये जो चीज़ थी ये हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना। ये जो फॉर्मूला लिखा है ये एप्लीकेबल, कोई भी कोएफिशिएंट अगर आपको चाहिए तो आसानी से आप बता सकते हो, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके मैं मल्टीनोमियल थ्योरम लिखने जा रहा हूँ। तो कैसे लिखूँगा देखो, मान लो मैंने 3 टर्म्स की बात करा, है ना, ध्यान देना आसानी से बताऊँगा। मैंने बोला कि एक काम करते हैं, अपन बात करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के। देखो तो सेम तरीके से यहाँ 3 टर्म्स, वहाँ 2 टर्म्स थे तो r1 r2 आ रहा था, यहाँ 3 टर्म्स है तो मैंने एज्यूम करूँगा कि r1 r2 r3 आए, तो ये आ जाएगा समेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा देखो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल। जो फर्स्ट टर्म है x का पावर r1, y का पावर r2 और z का पावर r3, ठीक है। और यहाँ पे आप कंडीशन क्या लगाओगे, तो r1 प्लस r2 प्लस r3 का सम जो है वो n के बराबर आना चाहिए, वो n के बराबर। अगर ऐसा है तो फिर काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सपांसन है, सिमिलरली अगर आपको लिखना है कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू का पावर n हो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो, अब बेझिझक आप इस रूल का यूज़ कर सकते हैं। आप इसके जनरल टर्म को लिख सकते हो, 4 टर्म है 4 बार यूज़ करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल r4 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही है। और ये कितना आएगा, तो x का पावर r1, y का पावर r2, z का पावर r3 और W का पावर R4। बट कंडीशन सिर्फ इतना याद रखना है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 क्या होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। ये कोई भी बिल्कुल सा जादू नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। मैंने आपको बाइनोमियल जो आपने पढ़ा था उसका यूज़ करते हुए प्रूफ बताया। या फिर आप इसमें वो वाली कहानी यूज कर सकते हो कि आप क्या कर लो, इसको एक मानो और इसको एक मानो, फिर 2 में बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, फिर इंडिविजुअली इसमें ये जो x प्लस वाई का पावर इसमें अलग से लगाओ, तो आपको फिर से दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। आप बोलोगे सर अगर x के कुछ मल्टीप्लाई है तो भी एप्लीकेबल है, तो बिल्कुल अगर x में कुछ मल्टीप्लाई है तो भी ये एप्लीकेबल है। कैसे, तो देखो जैसे मान लो लिखा हुआ है कहीं पे ax प्लस by प्लस cz का पावर n, तो आप बेझिझक इसको लिख सकते हो समेशन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा 3 टर्म्स है तो r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल, सही है। इधर लिखेंगे ax का पावर r1, फिर लिखेंगे by का पावर r2 और फिर लिखेंगे cz का पावर r3। और याद रहे जो भी कॉफिशिएंट चाहिए r1 प्लस r2 प्लस r3 कितना होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो इसके कॉफिशिएंट को अगर आप सम करोगे, अलग अलग करोगे, अगर आपको इंडिविजुअल कॉफिशिएंट चाहिए तो इसको क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल। देखो इधर a का पावर r1, b का पावर r2, c का पावर r3 और अपना क्या हो गया, x का पावर r1, y का पावर r2 और z का पावर r3। अब आप देखो, अब कोई भी कॉफिशिएंट चाहिए वो निकाल सकते हो, बट इतना याद रहना चाहिए कि यहाँ पे r1 प्लस r2 प्लस r3 यहाँ भी क्या होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए, तभी आंसर आएगा। तो इस तरह ये सारी चीज़ एप्लीकेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके आपको कहानी पूरी समझाता हूँ, है ना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, क्वेश्चन में आपसे पूछा फॉर द, ऐसे लिखो, इन द एक्सपांसन ऑफ और यहाँ लिख दिया मैंने कितना, चलो लिख लो, मैंने बोल दिया इन द एक्सपांसन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का पावर 8, ठीक है। और मैंने बोल दिया क्या फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y 4 z स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड पूछ दिया कि भाई बताओ कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड 5। और थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई 6। अब देखो यहाँ ध्यान देना, अब तीनों क्वेश्चन आराम से करते हैं। देखो सबसे पहले जो ये मल्टीनोमियल है, दो से ज़्यादा टर्म है, इसका आप एक्सपांस जनरल टर्म लिखो। अगर आप जनरल टर्म लिखोगे तो बोलोगे सर एक 3 टर्म्स है, तो मैंने लिखा R1 + R2 + R3 क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। फिर यहाँ लिखोगे n फैक्टोरियल, एक्स वाई जेड से कोई मल्टीपल तो है नहीं, तो इसको लिखा R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल और R3 फैक्टोरियल। यहाँ क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे x का पावर R1, y का पावर R2 और z का पावर कितना R3, ये लिख दिया। अब आप देखो है ना, अब यहाँ से मजा आएगा कि देखो आपको क्या चाहिए, फर्स्ट बार में क्या चाहिए, तो अपने को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ, वही क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई 4 और जेड स्क्वायर। देखो इधर x4 y4 एक्स स्क्वायर वाई 4 जेड। अब देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान देना, सब जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो अगर x R1 की वैल्यू 2 रखा, R2 की वैल्यू 4 रखा और Z2 तो R1 मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख भी देता हूँ तो आपको आपकी याद रहे कि मैंने बोला R1 की वैल्यू भाई 2 रखो, R2 की वैल्यू आप 4 रखो और R3 की वैल्यू 2 रखो। तो देखो R1 + R2 + R3 करके देखो तो ये 8 आ रहा है, यानी यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा और कोफिशिएंट का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना, 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यही अपना आंसर हो जाएगा, यानी इस कोफिशिएंट का, इस वाले टर्म का आंसर ये आएगा। सेकेंड क्वेश्चन लिखो यहाँ, सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन इसने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ, ध्यान देना कोफिशिएंट ऑफ किसका पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ पूछा है एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड 5। अब देखते हैं क्या होगा, तो देखो यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे तो R1 की वैल्यू कितनी है 3, R2 की वैल्यू कितनी है 2 और R3 की वैल्यू कितनी है भाई 5। तो तुम देखो अगर आप R1 + R2 + R3 करोगे तो यार कितना 10, बट होना क्या चाहिए था 8, विच इज़ नॉट इक्वल टू 8, यानी इसका कोफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा कोई टर्म नहीं आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। सही है। नेक्स्ट तीसरा बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे और ये लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई 6। इसका मतलब जेड का कोफिशिएंट नहीं है, तो मैंने अपने मन से जेड का कोफिशिएंट 0 डाल दिया। अब देखो कंपेयर करो, R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू 6 है और R3 की वैल्यू 0 है। अब आप देखो R1 + R2 + R3 करोगे तो ऑब्वियस में ये 8 बन रहा है, यानी यहाँ कोफिशिएंट एग्जिस्ट करेगा और आंसर कितना होगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो यहाँ से अपना आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मल्टीनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन कैसे है और कोई भी कोफिशिएंट पूछे तो अपन कैसे निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको पूरा आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो ऐसे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे आपने नंबर ऑफ़ टर्म्स की बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ टर्म्स जो आपको सिखाया गया था वो कैसे इसमें निकालेंगे। नंबर ऑफ़ टर्म्स पूछ सकता है, जैसे अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर याद होगा आपको तो x + y⁴ में है ना, ध्यान दो x + y⁴ में n बिलोंग्स, बहुत आसान से पढ़ाएंगे, x + y⁴ में अगर आपको याद होगा तो नंबर ऑफ़ टर्म्स बाइनोमियल थ्योरम में नंबर ऑफ़ टर्म्स जो होता है वो होता है n+1। ठीक है, इसको समझने का बेहद आसान तरीका है। कैसे, तो देखो जब आप इसका एक्सपांसन किए थे, x + y⁴n का एक्सपांसन किए थे तो क्या लिखा था आपने, nc0 xn y0, nc1 xn - n1 y1 और लास्ट में आपने लिखा था ncn x0 yn। अब देखो यहाँ से ये भाई साहब 0 से शुरू हुआ था, 0 फिर 1 फिर 2 और लास्ट में n। तो देखो कौन कितने टर्म्स आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, लास्ट में कितना आ रहा है n। तो देखो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना आ रहा है, तो यहाँ से आपने पढ़ा था नंबर गिन सकते हो, नंबर ऑफ़ टर्म्स आएगा n+1। अब ये सेम कहानी अपने को मल्टीनोमियल के लिए करना है कि मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे डिसाइड करें। तो मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लेता हूँ, उसकी बात करता हूँ, है ना, समझना। इधर मैंने बोला कि चलो एक मल्टीनोमियल का एक जनरल एक्सप्रेशन लेते हैं, तो मैंने लिखा x1 + x2 + x3, मान लो आप लिख रहे हो xk तक, अब पावर अभी n ले लिया, और इसको अपने इसमें अपने को नंबर ऑफ़ टर्म्स बताना है। तो अब देखो यहाँ अगर एक्सपांसन लगाएंगे तो ये एक्सपांसन आएगा इतना जो एक्चुअल लिखा था, ये कितना आएगा, तो R1
प्लस R2 प्लस कितनी आए, कितने टर्म्स हैं, के टर्म्स हैं, तो मैंने लिखा आर के। ये कितना सम आना चाहिए, एन आना चाहिए। इधर कितना होगा, तो ये आएगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये कितना आएगा, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 अप टू Rn फैक्टोरियल, ठीक है, आर के फैक्टोरियल और इन टू कितना, एक्स का 1 का पावर R1, x2 का पावर R2 एंड सो ऑन xk का पावर Rn, ऐसे चलता है, आर के चलता रहेगा। अब देखो इसमें अपने को नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ देखो यहाँ भी ये काम अगर करते तो आपको सिखाया था कि इसको आपको लिखना है समेशन, है ना, R1 प्लस R2 इक्वल टू n, और यहाँ लिखाया था n फैक्टोरियल, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, x का पावर R1 और y का पावर R2। अब देखो दैट मीन्स ये सोचो कि R1 प्लस R2 ये जितना अलग अलग कॉम्बिनेशन देगा उतने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। सोचना इधर R1 प्लस R2 के मतलब एक इक्वेशन है R1 प्लस R2 इक्वल्स टू n, ठीक है, n को इसके जितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, जो बोल रहा हूँ ध्यान समझना, इस इक्वेशन के जितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे उतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। फॉर एग्जांपल R1 की वैल्यू आपने 0 लिया तो R2 की वैल्यू कितनी आएगी, n आएगी। R1 की वैल्यू आपने 1 लिया तो R2 की वैल्यू कितनी आएगी, n-1 आएगी। तो इस तरह जितने यानी n+1 कॉम्बिनेशन आएंगे इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स n आएगा। यहाँ भी यही कॉम्बिनेशन लगाओ। अब आप बोलोगे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 आर के की वैल्यू n, इस इक्वेशन के जितने नॉन निगेटिव सॉल्यूशन आएंगे, इस इक्वेशन के जितने नॉन निगेटिव सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, वही क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, वही अपना क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होगा। ये अपने को समझ में। अब वहाँ तो 2 इक्वेशन था तो आराम से 2 वेरिएबल का इक्वेशन था तो आराम से गिन लिया, बट यहाँ के वेरिएबल का इक्वेशन है तो ये गिनना मुश्किल होगा। अब कैसे निकालेंगे, तो देखो आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में या तो मल्टीनोमियल पढ़ रखा है ना, नहीं पढ़ा है तो इसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखो मान लो R1, एकदम आसान से बताऊंगा, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू n होता, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो आपके पास घर वाले ने n सिक्के दिए और उसको 2 लोगों में आपको बांटना है। n सिक्का दिया और 2 लोगों में बांटना है, तो क्या करोगे आप, n सिक्का है मान लो ऐसे रखा हुआ है n सिक्के, इसको 2 लोगों में बांटना है। आप क्या करो, एक दीवार खड़ा कर दो, ये दीवार, ये वॉल, मैंने बोला ये वॉल जहाँ जहाँ इन सिक्कों के बीच मूव करेगा उतने पार्टीशन होंगे, यानी उतना फैक्टोरियल होगा, उतना वेज होंगे इसको डिवाइड करने का। तो देखो मैंने बोला टोटल ऑब्जेक्ट भाई कितने हैं, तो n+1 है, तो मैंने लिखा n+1 फैक्टोरियल, उसमें n कॉइन्स आइडेंटिकल है और एक 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे n+1c1। ध्यान देना, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। फिर समझना कि अगर मैंने बोला कि n1 प्लस n2 प्लस n3, सॉरी R1 अपन यूज कर रहे थे, R1 ही यूज करते हैं, मैंने लिखा R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू n है। तो दैट मीन्स आपको घर वाले ने n सिक्के दिए, n कॉइन दिए और उसको बोले बस जाओ बेटा तीनों भिखारी में बांट के आओ। तो तुम क्या करोगे, n सिक्के को ज़मीन पे मान लो रख दिया, तुम्हें आइडिया नहीं है, रख दिया। अब इसको 3 लोगों में बांटना है तो तुम्हें 2 पार्टीशन लगाना पड़ेगा। अब ये 2 पार्टीशन जहाँ जहाँ मूव करेगा उतने वेज होंगे। ये अभी यहाँ है, थोड़ा देर के बाद कहीं और चला जाएगा, यहाँ और यहाँ आ गया, तो एक को सब मिलेंगे, एक को ये इस तरह, ठीक है, इतने तरीके होंगे। अब इसको कैसे करें भाई, तो फिर से वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे, है ना। तो टोटल अपने पास कितने हैं, n, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए, n+2 ऑब्जेक्ट हो गए, और इसमें n आइडेंटिकल हैं और 2 आइडेंटिकल हैं, ठीक है, n कॉइन आइडेंटिकल हैं और 2 वॉल आइडेंटिकल हैं। तो इसको आप क्या लिखोगे, n+2c2। अब आप सोचो सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर मैंने लिखा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 आर के, अपन के की बात कर रहे हैं तो आर के इक्वल्स टू n, यानी n सिक्के को k लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, n सिक्के को k लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे, n सिक्के को 2 लोगों में बांट रहे थे, तो ये क्या लिखा हुआ है, n+2 - 1 c2 - 1। यहाँ n सिक्के को 3 लोगों में बांट रहे थे तो क्या कर रहे थे, n+3 - 1 c3 - 1। सेम वे में इसको क्या लिखेंगे, n+k - 1 ck - 1। तो यही हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो अपन यहाँ से लिख देंगे अच्छे से फॉर्मूला कि नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपांसन ऑफ किसका भाई, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xk टू द पावर n।
ठीक है। n बिलोंग्स टू क्या हो भाई, नेचुरल नंबर। तो ये कितना आया अपना n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, ये आएगा। अगर आपको इसका प्रूफ करना है तो आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो। कैसे, देखो आपको तो ये तो पता होगा ना कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बताओ इसमें टोटल कितने टर्म्स होते थे, इसमें टर्म्स होते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी टोटल 6 टर्म्स होते थे। कोई पूछे तो आप बता सकते हो 6 टर्म। अब देखो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो देखो इसमें n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यानी 2 है और k की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स होगा n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, यानी ये कितना हो गया 4c2। इसका मतलब कितना 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 विच इज़ 6। बोलो मज़ा आया। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है ये बेस्ट फॉर्मूला है और मैंने अपने तरफ से पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश भी किया है कि कैसे आया नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नहीं समझ में आया तो आप फॉर्मूला याद कर लो तो भी चलेगा, बट मैंने पूरे एकदम बेसिक आइडिया लगा के आपको समझाने की कोशिश भी किया है। तो ये हो गया मल्टीनोमियल थ्योरम का सारे थ्योरी, जो भी अपने को चाहिए वो सारा थ्योरी अपन यहाँ कवर किया। अब अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ एक क्वेश्चन लेता हूँ फिर उसके मदद से सॉल्व करता हूँ। जैसे ऊपर क्वेश्चन लिया था वैसे ही, जैसे मान लो क्वेश्चन लेते हैं, आपसे पूछा गया फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन किसमें भाई, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई माइनस एफ, है ना। इसका पावर मान लो लिखा हुआ है 6। अब देखो आपको अगर याद होगा बाइनोमियल में x प्लस वाई टू द पावर n में भी n प्लस वन ही टर्म होते थे और x माइनस वाई टू द पावर n में भी n प्लस वन ही टर्म्स होते थे। तो प्लस माइनस से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो डायरेक्ट लिखो भाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे कितना, देखो n की वैल्यू 6 है, ये कितना है, ये भी 6 है, माइनस वन सी 6 माइनस वन। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 11c5 और यही क्या होगा, आंसर होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स आसानी से यहाँ पे निकाल दिया। क्लियर। चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कैसे और क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा मैंने फाइंड कोफिशिएंट ऑफ क्या है, तो लिखा हुआ है A5 B4 और C7 इन एक्सपांसन ऑफ कितना, तो ये लिखा हुआ है AB प्लस BC प्लस AC टू दी पावर कितना 8। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अब आप यहाँ पे ये गलती मत कर लेना कि सर यहाँ पे R1 5 है, R2 4 है, R3 7 है, इनका सम हो रहा है 16 जबकि यहाँ 8 है। तो बेटा यहाँ पे ABC यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, तो यहाँ डायरेक्ट जस्ट जीरो नहीं कर देंगे, यहाँ पे सोचना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे सोचेंगे। देखो अगर आप जनरल टर्म लिखोगे, इसका जनरल टर्म की बात करते हैं, तो जनरल टर्म भाई कितना होगा, तो जनरल टर्म होगा कितना, देखो 8 फैक्टोरियल, 3 टर्म्स है तो मैंने लिखा R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल और R3 फैक्टोरियल। इधर होगा AB का पावर R1, फिर होगा BC टू द पावर R2 और फिर होगा CA टू द पावर R3। लेकिन अपने को तो ABC के कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं, तो मैंने इसको एक बार और लिखा, यहाँ लिखा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल। और यहाँ लिखा देखो A का पावर कहाँ है, तो R1 प्लस R3 है और B का पावर कितना है, R1 प्लस R2 है और C का पावर कितना है भाई, R2 प्लस R3 है ना। और याद रहे कि जो R1 प्लस R2 प्लस R3 है ये कितना होना चाहिए, तो देखो ये होना चाहिए 8 है ना। ओवरऑल अपन पावर तो वही लिए है ना अभी, R1 R2 R3, R1 प्लस R2 R3 क्या होना चाहिए, n के बराबर सम होना चाहिए, तो ये लिख लिया। अब जो अपने को चाहिए, क्या चाहिए भाई, तो अपने को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ किसका, तो A टू द पावर 5, B टू द पावर 4 और C टू द पावर 7। अब आप कंपेयर करोगे कहाँ से, तो आपको कंपेयर करना है यहाँ से। देखो यहाँ 5 है, ये 5 होना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो ये 4 होना चाहिए, यहाँ पे 7 है तो ये 7 होना चाहिए। फटाफट लिख दो। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा R1 प्लस R3 इक्वल टू कितना 5, फिर आ जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 4 और फिर आ जाएगा R2 प्लस R3 इक्वल्स टू 7। अब देखो अब तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो R1 प्लस R3 5 है, R1 प्लस R3 5 रखोगे तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई।
R1 प्लस R2 4 है तो R3 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और R2 प्लस R3 कितना है, 7 है, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। अब जैसे ही आंसर आया तो लिख दो आंसर। क्या आया बताओ, आंसर क्या आएगा, तो कोफिशिएंट आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो इसको, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ये 6 आ गया, तो ये 6 कैंसिल। तो अब देख लो कितना आएगा, जो भी आएगा आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। 8 इंटू 7 56 इंटू 5 56 इंटू 5 एंड 280 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। तो देखो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था जिसका आंसर। और भी क्वेश्चन करेंगे अभी, है ना, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लिखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, है ना, लिखो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x3 y4 z2 इन एक्सपांसन ऑफ क्या, 2x माइनस 3y प्लस 4z टू द पावर 9। ठीक है, तो देखो ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे देखो, जो अगर इसका जनरल टर्म अगर आप लिखते हो तो क्या लिखोगे, जो चीज़ पता है तो डायरेक्ट लिखेंगे 9 फैक्टोरियल R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल, 2x का पावर R1 माइनस 3y का पावर R2 और 4z का पावर R3, ये सही है। तो इसको लिखेंगे 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल। यहाँ लिखेंगे 2 का पावर R1 माइनस 3 का पावर R2 और 4 का पावर R3, x का पावर R1 y का पावर R2 z का पावर R3। याद रहे R1 प्लस R2 प्लस R3 9 के बराबर होना चाहिए। अब चेक करो, देखो R1 3 4 7 to 9 सही है, रख दो। तो आंसर क्या आएगा, 9 फैक्टोरियल। R1 कितना है, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 2 का पावर 3 माइनस 3 का पावर 4 और 4 का पावर 2, यही क्या होगा इसका आंसर। सही है, तो मल्टीनोमियल थ्योरम आसान है, बिल्कुल सा टफ नहीं है। और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखो एक अलग टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ, लिखा हुआ कैसा मिलेगा और अपने को क्या कैसे फाइंड करना है। देखो जैसे क्वेश्चन एडवांस में भी मिलता है ऐसे क्वेश्चन, लिखा हुआ है लेट और यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर का पावर 7। यहाँ लिखा हुआ है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस a4x4 डॉट 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 और लास्ट में लिखा हुआ an(xn). ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ a4, आपसे पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ a4। अब देखो क्वेश्चन में या फिर आपसे a1 प्लस a2 पूछ सकता है, आपसे a8 प्लस a7 ऐसे क्वेश्चन या रेशियो पूछ सकता है। तो इस तरह बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो a4 है क्या, देखो a0 x⁻0 का कोफिशिएंट है, a1 x⁻1 का कोफिशिएंट है, a2 x² का कोफिशिएंट है, a3 x³ का कोफिशिएंट है, a4 भाई क्या है, x4 का कोफिशिएंट है a4। यानी अपने को फाइनली जो क्वेश्चन का मीनिंग था, अब क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया भाई, अब अपने को पता करना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन किसमें, 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर का पावर 7, ये पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए तैयारी कर लेते हैं। पहले तो इसका जो जनरल टर्म होता है वो लिख लेते हैं, क्या होता है। देखो अगर आपको याद है तो इसका जनरल टर्म क्या लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल। 3 टर्म्स हैं तो 3 लिया, R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल, 1 का पावर R1 x का पावर R2 और माइनस 2x स्क्वायर का पावर R3। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने 7 फैक्टोरियल, यहाँ लिखा मैंने R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल और फिर लिखा मैंने R3 फैक्टोरियल। ध्यान देना आप, ठीक है। 1 का पावर कुछ भी रखो 1 ही आएगा, x का और माइनस 2 का पावर R3 आ रहा है और x का पावर कलेक्ट करो तो ये आ रहा है R2 प्लस 2R3। अब देखो ये जो R2 प्लस 2R3 है ना, R2 प्लस 2R3 ये वैल्यू होना चाहिए रिक्वायर्ड अपना, यानी कितना 4। बट याद रहे R1 प्लस R2 प्लस R3 हमेशा 7 के बराबर होना चाहिए। अब आप देखो ऐसे R2 R3 के कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। बहुत आसान तरीका है, आपको चेक करना है कि R2 प्लस R3 कितने कॉम्बिनेशन। यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। मैंने बोला यहाँ लिखा R2, यहाँ लिखा R3 और यहाँ लिखा R1। अब ऐसे रिलेशन होने चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। देखो
अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, है ना, R2 प्लस R2 का वैल्यू 0 रखो तो 2R3 कितना है 4, तो R3 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब तो टोटल सम 7 है तो ये ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 5। समझना, R2 का वैल्यू अगर 1, R2 की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो R3 इंटीजर नहीं आएगा, बट R1 प्लस R2 R3 क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो R2 की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, ठीक है। अगर R2 की वैल्यू 1 रखोगे तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 3/2, तो जो कि ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब R2 की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 2। अब अगर ये 2 रखते हैं तो R3 वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये कितना आ गया भाई 4 आ गया। अब 3 रखोगे फिर से इंटीजर नहीं आएगा, तो अब क्या रखो 4, अगर 4 रखते हो तो ये 0 आ गया, तो कितना आएगा 3। अब कुछ भी रखोगे तो R3 की वैल्यू नेगेटिव आएगा, जो कि परमिसिबल नहीं है। तो सिर्फ यही तीनों चीज़ आएंगे, कम्बिनेशन यही तीनों आएगा। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ जो कॉफिशिएंट ऑफ x4, यानी उसने जो A4 पूछा था, जो कि क्या है A4, ये आ जाएगा। देखो पहला कॉम्बिनेशन 0 2 5 उठाओ, यानी 5 0 और 2 उठाओ, तो क्या आएगा आंसर 7 फैक्टोरियल अपॉन R1, यानी 5 फैक्टोरियल R2, यानी 0 फैक्टोरियल R3 मतलब 2 फैक्टोरियल, और -2 का पावर R3 डेट मीन्स 2, ये आ गया। प्लस अगला कॉम्बिनेशन क्या लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और -2 का पावर R3 विच इज़ 1। अगला क्या होगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, और -2 का पावर कितना R3 दैट मीन्स 0। आप इसी का सम करोगे, इजीली आंसर आ जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करना भी आसान है। यहाँ देखो 7 × 6 लिखा, 5 फैक्टोरियल कैंसिल 2, और यहाँ लिखा 4, फिर यहाँ लिखा 7 × 6 × 5 4 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ 2 और यहाँ -2। सिमिलरली यहाँ लिखा 7 × 6 × 5 4 फैक्टोरियल कैंसिल, नीचे 6 भी है और यहाँ 1 है, कैलकुलेट कर लो 2 × 2 2 2 और 6 6, देखो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 84। ये कितना आएगा भाई माइनस का आएगा, और ये कितना आएगा 6 × 5 30 30 × 2 10, और ये कितना आएगा 7 × 5 35। कैलकुलेट करो 35 + 9, ये कितना 5 4 9 9, यानी 1, यानी ये आ गया -90। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, ये देखो ये इस तरह के क्वेश्चन तो एडवांस में आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व करो। एक क्वेश्चन ऐसा ही आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर इसका आंसर करना, ठीक है। तो लिखो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x8, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इन एक्सपांसन ऑफ 1 + x² - x³ का पावर कितना 9, ठीक है। तो ये आ गया, ये होमवर्क है, आपको घर से सॉल्व करो और पुट करना उसमें कमेंट सेक्शन में। चलो एक टफ क्वेश्चन कराता हूँ थोड़ा, है ना, थोड़ा टफ क्वेश्चन कराता हूँ और थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ। आपसे पूछा गया फाइंड सम ऑफ रेशनल टर्म्स इन, है ना, यहाँ लिखा हुआ है 2 का पावर 1/2, फिर लिखा हुआ है 3 का पावर 1/3, और फिर लिखा हुआ है 5 का पावर 1/6, सही है। का पावर लिखा हुआ है 10। मतलब इसमें जितने रेशनल टर्म्स आएंगे उसका सम क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। फिर से कहानी वही आएगी, 3 टर्म से मल्टीनोमियल लगेगा। स्टार्ट करते हैं। देखो अगर आप जनरल टर्म इसमें भी लिखते हो, देखो अगर आप जनरल टर्म्स लिखते हो तो कितना आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना थ्री टर्म्स है, R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल, और ये कितना आएगा 2 का पावर 1/2 का पावर R1, 3 का पावर 1/3 का पावर R2, और 5 का पावर 1/6 का पावर R3। तो कितना है देखो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल। इधर कितना है 2 का पावर R1/2, 3 का पावर R2/3, और 5 का पावर R3/6। देखो अगर अपने को रेशनल टर्म्स चाहिए, यानी 4 रेशनल टर्म्स, रेशनल टर्म मतलब पावर सारा डिविजिबल होना चाहिए। रेशनल टर्म्स ये पक्की बात है, R1 क्या होना चाहिए 2k1 होना चाहिए, R2 क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और R3 क्या होना चाहिए 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब देखो यानी यहाँ से देख सकते हो R1 की वैल्यू क्या क्या आएगी, और एक चीज़ और R1 + R2 + R3 क्या होना चाहिए 10 भी होना चाहिए,
ठीक है। तो देखो R1 की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 6 और 10 ले सकते हैं, यही ले सकते हैं। सिमिलरली R2 क्या ले सकते हैं अपना, तो 0 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। और R3 क्या ले सकते हैं, तो 0 और 6 ले सकते हैं। अब आप देखो इसमें क्या आ रहा है, यानी क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो सिर्फ जो पॉसिबल है अपना ध्यान देना, ये भी सेटिस्फाई हो जाए, ये भी सेटिस्फाई हो जाए और इधर से भी काम बन जाए। तो मैंने यहाँ लिखा R1, कॉलम बनाया R2 और कॉलम बनाया R3। देखो कौन कौन ऐसा पेस पॉसिबल। R1 की वैल्यू अगर 0 लेते हैं, ठीक है, R1 की वैल्यू 0 लिया है ना, तो ये पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये मान लो ये क्या आएगा, R3 क्या आएगा 6, या अगर 0 रखते हो या 6 रखते हो तो इधर कोई सम देगा नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो R1 की वैल्यू 0 नहीं रखते। R1 की वैल्यू मैंने रखा 2, तो इधर से 8 आना चाहिए, जो कि कभी सम पॉसिबल नहीं। R1 की वैल्यू रखा 4, सही है। तो इसको रखा 6, इसको रखा 0, या इसको रखा 4, इसको रखा 0, इसको रखा 6, दोनों केस अवेलेबल है। R1 की वैल्यू 6 रखेंगे तो 4 नहीं आएगा सम, इधर से 4 R2 प्लस R3 4 नहीं आ पाएगा। R1 की वैल्यू 8 रखेंगे तो इधर से सम 2 नहीं आ पाएगा। तो R1 की वैल्यू 10 रखेंगे और इधर 0 0 आ जाएगा। तो यही 3 केस पॉसिबल है, इसी का आंसर निकाल लो, वही रेशनल टर्म्स आ जाएंगे। तो सम ऑफ रेशनल टर्म्स क्या आ जाएगा भाई, सम ऑफ जो रेशनल टर्म्स आएंगे, सम ऑफ जो रेशनल टर्म्स आएंगे वो आएंगे 10 फैक्टोरियल, ध्यान दो इधर 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और इधर आएगा 2 का पावर 2 R1/2 और 3 का पावर R6/3 यानी 2, और 5 का पावर कितना आएगा 0, प्लस इधर आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का पावर 2 रहेगा, बट 5 का पावर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और फिर कितना आएगा तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल इनटू, है ना, बाकी सब तो 0 है बट 2 का पावर क्या आ जाएगा 5। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जितने चीज़ बताया ये मतलब मल्टीनोमियल में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, इसी का थोड़ा बहुत एप्लीकेशन आएगा, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और कुछ जेई के आए हुए क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेना, है ना, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। चलो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले कोई अच्छे से टॉपिक में।